ओके, सो हमारे पास एक अरे थी, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और हमने इस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली रूट कंपोनेंट में रखा। क्यों रखा? ये अब सवाल का जवाब अभी नहीं देना, या अभी नहीं बनता कि इससे बेहतर अप्रोचेस भी हैं। यस आई एग्री, इससे बेहतर अप्रोचेस भी हैं, बट हमने रूट कंपोनेंट में डाटा रखा और हम चाह रहे थे कि वो डाटा हम भेजें किधर, होम के कंपोनेंट में। तो हमने यहाँ पे प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम कस्टम प्रॉप्स, यानी जिस तरह एचटीएमएल के टैग्स में प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्ट इन प्री डिफाइंड होती हैं, यहाँ प्री डिफाइंड नहीं है बल्कि यहाँ पे कस्टम है। तो हमने यहाँ पे दिया इसको प्रोडक्ट्स, एक प्रॉप दी और उसके अंदर वो डाटा पास कर दिया जो हमारे पास यहाँ पे था। ये हमें पता है कि जब भी हम प्रॉप पास करते हैं, चाहे हम सिंपल स्ट्रिंग ही पास करें, वो जाता है और रिसीव किस शक्ल में होता है? ऑब्जेक्ट की शक्ल में होता है। तो फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करके अगले कंपोनेंट में जाएं, इस कंपोनेंट में वही चीज जो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का नेम होगा, इसी नेम से डिस्ट्रक्चर करेंगे, यानी ये नाम चेंज नहीं हो सकता। जो यहाँ देंगे उसी नाम से यहाँ पे क्या होगा? डिस्ट्रक्चर होगा, और डिस्ट्रक्चर होकर हम इसे फर्दर इस पूरे कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। अब जब ये डिस्ट्रक्चर होकर यहाँ मिल गया तो यहाँ में फील हुआ कि नहीं, हमें यहाँ यूज नहीं करना, बल्कि हमें इसे मजीद अगले कंपोनेंट में भेजना है। तो हमने जो चीज डिस्ट्रक्चर यहाँ पे की, एज इट इज मेन के कंपोनेंट में भेज दी, और अगेन इसका नाम क्या रखा? यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखा। अगर मैं इसको प्रोड रख लेता, पी रख लेता, तो ये अगेन यहाँ पे जो रिसीव करता मैं उस नाम से रखता, यानी पी रखता या प्रोड जो भी नाम रखता, तो यहाँ पे उसी नाम से डिस्ट्रक्चर करता। यहाँ पे जब मुझे मिली तो मैंने इसको यहाँ पे क्या किया? मैप लगाया, बिकॉज मुझे पता था कि अरे के अंदर क्या है, हर आइटम एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहता हूं। तो मैंने कहा जी ठीक है, वी आर ओके विद इट। तो हमने प्रोडक्ट्स की अरे में मैप क्या करेगा, हर आइटरेशन में एक ऑब्जेक्ट को उठाएगा और उसको इस अंदर वाले कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल कर देगा। फिर हमने कहा ठीक है, नाउ दिस इज वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट being fetched from the array on which map is getting traversed। इस प्रोडक्ट के अंदर पूरी एक ऑब्जेक्ट की डिटेल पड़ी हुई है, तो हम चाहते तो पूरा का पूरा कार्ड यहाँ बना सकते थे, डिजाइन कर सकते थे, ठीक है, दैट वाज ओके स्टिल। बट स्टिल हमें चूंकि प्रॉप्स पढ़नी थी, तो हमने कहा जी कि जितने भी रीयूजेबल चीजें उन्हें आप सेपरेट कंपोनेंट बना लें, तो कार्ड को बार बार यूज होना था। तो हमने कहा जी ठीक है, हमने कार्ड का एक अलग से कंपोनेंट बना लिया, और हर प्रोडक्ट जो इस अरे से निकलता है उसको कार्ड में भेज दें, और कार्ड में आके हमने इस प्रोडक्ट को रिसीव किया, और इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज थी, प्रोडक्ट डॉट इमेज, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आप लिटरली के काफी हद तक रिएक्ट समझ चुके हैं। रिएक्ट क्यों समझें? कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉप्स एंड स्टेट्स, दैट्स इट। बाकी इसमें इन्हीं चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, मोड़ तोड़ के यूज किया जाता है इससे। हाँ, कुछ और चीजें एडिशनल हैं जो हम पढ़ेंगे सपोर्टिवली, बट दैट्स इट फॉर नाउ। यहां तक किसी को इशू है या प्रॉब्लम है तो बता दे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने लगा हूं, जिसमें थोड़ी सी थ्योरी होगी, लेकिन दैट विल क्लियर योर ऑल दी कॉन्सेप्ट्स। मैंने लास्ट टाइम आपसे ये जिक्र किया था कि वनीला जेएस में और रिएक्ट जेएस में प्राइमरी डिफरेंस क्यों है, क्यों रिएक्ट जेएस ने इतनी हाइप जो है वो पकड़ी है। तो उसका एक मेजर पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो डॉम है ना, अगर आपने आपके पेज पे, जाहिर है जब जावास्क्रिप्ट है, मॉडर्न एप्लीकेशन में एक पेज पे बहुत सारी इंटरेक्टिविटीज होती हैं, बटन क्लिक्स होते हैं, लाइक डिसलाइक्स होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, कमेंट्स होते हैं। तो जब आप किसी एक, लेट सपोज इस पर्टिकुलर पेज पे यहाँ पे कोई इस बटन पे जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी लगी हुई है, ठीक, या यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी लगी हुई है। सो जब मैं जावास्क्रिप्ट की कोई इंटरेक्टिविटी परफॉर्म करता हूं तो होता क्या है, जावास्क्रिप्ट पूरे के बिहाइंड द सीन एक डॉम ट्री चल रहा है ना। जावास्क्रिप्ट किसके पे काम करता है? डॉम के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो डॉम किसी भी यहाँ पे पेज पे एलिमेंट को पहले क्या करता है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और समथिंग व्हाटसोएवर, डॉम का जो भी मेथड है, उससे क्या करता है, वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में उस पर्टिकुलर आईडी को ढूंढता है। तो इसका मतलब ये, जब उसको आईडी मिल जाती है तो वो उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इस सारे प्रोसेस में एक तो इस पूरे के पूरे डॉम ट्री को रीड किया जाता है, और फिर जब कोई इंटरेक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो फिर पूरे डॉम ट्री को रीपेंट किया जाता है ब्राउजर के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर मैं यहां पे क्लिक करता हूं, तो बिहाइंड द सीन जितना भी डॉम ट्री है ना, वो सारा का सारा रीपेंट होता है। अब मैं उसको कहीं विजुअलाइज इसलिए नहीं कर सकता कि ये कंप्यूटर इतने आजकल फास्ट आ गए हैं कि आपको फील ही नहीं होता, वो इतना क्विक हो जाता है कि आपको पता ही नहीं लगता रीपेंट क्या है। और लेकिन इंटायर डॉम ट्री गेट्स रीपेंटेड। तो बहुत ज्यादा जो बड़ी इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, लाइक फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर हो गया, लाइक लिंक्डइन हो गया, जिसमें करोड़ों लोग इस तरह के काम करते हैं, कोई एपीआई रिक्वेस्ट भी भेजते हैं, या इनफैक्ट उसी एक ही पेज पे अगर एक बंदा भी काम करे तो इतनी ज्यादा इंटरेक्टिविटीज इन्वॉल्व है, तो दैट इंटायर पेज रीपेंटिंग
या एंटायर डॉम ट्री रीपेंटिंग गेट्स टू मच कॉस्ट। तो मैंने इसलिए कहा था कि रिएक्ट का जो डेवलपर था, फेसबुक का एक एम्प्लॉई था जिसने रिएक्ट बनाई है, उसने ये सोचा यार कि हम क्यों ना कोई मॉडर्न या स्मार्ट वे करें। और दूसरा फिर ये है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट वनीला जेएस में जाके कोई चीज एचटीएमएल में लिखनी पड़ती थी, तो आपको पता है कि क्रिएट एलिमेंट और फिर डॉट इनर टेक्स्ट और डॉट इनर एचटीएमएल और बहुत सारे रोले होते थे। तो उसने कहा जी कि क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें जिसमें सारा कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हो। हम एचटीएमएल को अलग और सीएसएस को अलग और क्या कहते हैं एचटीएमएल को अलग और जावास्क्रिप्ट को अलग अलग करके इनको आपस में लिंक करें, फिर डॉम मैनिपुलेशन करें। दैट्स अ ह्यूज कॉस्ट। तो उसने फिर रिएक्ट को इंट्रोड्यूस कराया और इसमें जो सबसे प्राइमरी फीचर था, उसने जो परफॉर्मेंस कंसर्न रेज किया, उसने यह कहा कि व्हाई आर वी एक्चुअली रीपेंटिंग द एंटायर डॉम ट्री व्हेन वी ओनली परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन वन पर्टिकुलर एलिमेंट। तो उसने कहा जी कि हम क्या क्या काम करते हैं, यानी उसने ये तरीका डिवाइस किया, बना के दिखाया कि हम क्या करते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि ये हमारी एप्लीकेशन है और ब्राउज़र एक अलग से एप्लीकेशन है। गॉट इट? तो हम जब अपनी एप्लीकेशन को ब्राउज़र में रेंडर करते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किससे रिक्वेस्ट करती है? ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करती है। यानी ब्राउज़र के डॉम से रिक्वेस्ट करती है। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ों का आपस में क्या है, एक कम्युनिकेशन है, जिस पे टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसने कहा जी कि ये जो डॉम है ना, बाय द वे आप सबको अब तक तो पता है कि डॉम क्या है। कि उसने कहा जी इस डॉम की डॉम बेसिकली इज अ ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ही है ना? अगर मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाऊं तो इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्री लाइक ऑब्जेक्ट। उसने कहा जी कि एक होता है फिजिकल डॉम जो ब्राउजर में आपको नजर आता है, एग्जिस्ट करता है। वो कहते हैं जी कि जब आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट में काम करेंगे ना, तो हम इस पूरे इंटायर डॉम की एक कॉपी मेमोरी में क्रिएट करते हैं। पूरे डॉम की एक कॉपी क्या कर लेते हैं? मेमोरी में क्रिएट कर लेते हैं। अब मेमोरी में क्रिएट करेगा तो ये जो एक्चुअल डॉम है ब्राउजर का, इसकी जो इन मेमोरी कॉपी होती है, उसको हम वर्चुअल डॉम कहते हैं, जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ओरिजिनल एक्चुअल डॉम की एक कॉपी मेमोरी में क्रिएट हो जाती है। और जब मैं मेमोरी का नाम लेता हूं तो रैम आपने ध्यान में रखना है। तो उसने कहा जी कि जब भी आपने कोई चीज चेंज करनी है ना, तो वो चेंज डायरेक्ट डॉम पे नहीं करें आप। जब वो चेंज करेंगे तो वो मेमोरी में चेंज होगा और मेमोरी में ही एक्चुअल डॉम का और वर्चुअल डॉम का कंपैरिजन होगा। यानी आप बजाय इसके कि जब भी आप कोई चेंज करें, वो डायरेक्ट जाके ब्राउजर में अपडेट हो और पूरा का पूरा डॉम ट्री रीपेंट हो और आपको वो चेंज नजर आए। चेंज का मतलब कोई क्लिक हो सकता है, किसी बटन पे कोई कोई पॉपअप शो हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है। उसने कहा नहीं, हम एक वर्चुअल कॉपी मेमोरी में क्रिएट करते हैं। जब भी कोई चेंज आती है तो वो चेंज कहां पे हो? वर्चुअल डॉम में हो। फिर वर्चुअल डॉम और एक्चुअल डॉम दोनों आपस में कंपेयर हो। वो पूरे कंपैरिजन में जहां पे डिफरेंस फील हो वर्चुअल डॉम को, सिर्फ वही पर्टिकुलर नोड या वही पर्टिकुलर जगह अपडेट हो, बाकी सारा का सारा डॉम ट्री अपनी जगह एज इट इज रहे। तो जो चेंज हो वो कहां पे हो? बेसिकली वर्चुअल डॉम में हो, यानी इन मेमोरी कॉपी में हो। मैंने अभी तक आपको जो विजुअलाइजेशन या तसव्वुर या तखय्युल में जो चीजें बताई है ना, मे बी मैं आपको किसी डायग्राम से वो ज्यादा वाजे कर सकूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं जी डॉम वर्सेस वर्चुअल डॉम। तो मे बी कि आपको यहां से थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो। मैं पिक्चर का सहारा लेके आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। ये मिसाल के तौर पे एक छोटी सी डायग्राम है। ये हमारा रियल डॉम ट्री। और डॉम ट्री मैंने आपको कहा है क्या है? इट्स अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी जो हम एचटीएमएल में टैग लिखते हैं पेरेंट चाइल्ड फॉर्म में, ब्राउजर जब उन टैग्स को रेंडर करता है तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑब्जेक्ट्स में। वो ऑब्जेक्ट भी इसी नोड की फॉर्म में होते हैं। सपोज करें ये एचटीएमएल है, ये हेड है, ये बॉडी है, ये उसके अंदर H1 है, ये या P है, P के अंदर फिर 2 टैग्स हैं, एंकर या स्पैन वगैरह, ये अलग से। तो ये पूरा का पूरा रियल डॉम ट्री है। ठीक? और ये पूरा का पूरा क्या है? वर्चुअल डॉम ट्री है। अब जब रियल डॉम ट्री में कोई चीज इस पर्टिकुलर, यानी ये लेट सपोज P पैराग्राफ का टैग है, अगर कोई चीज इधर चेंज हुई है ना, तो ये क्या करेगा? पूरे के पूरे डॉम ट्री को रीपेंट करेगा, ऊपर से शुरू करेगा नीचे तक, जहां तक चेंज हुई है वहां तक सारा कुछ री रेंडर करेगा। यूं समझ लें, क्या करेगा? री रेंडर करेगा। बाजार आपको शायद फील भी नहीं होगा। रिएक्ट में ऐसा नहीं होता।
रिएक्ट फॉलो करता है वर्चुअल डॉम को, और वर्चुअल डॉम मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, इन मेमोरी कॉपी ऑफ अ रियल डॉम। रियल डॉम की इन मेमोरी कॉपी जो है उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल डॉम कहते हैं। अब होता क्या रियल टाइम पे, यहां पे जब कोई चेंज आई ना, यानी रियल डॉम में जब भी आपने कोई चेंज की, तो वो इस पूरे के पूरे डॉम को जाके रीपेंट नहीं करेगा, बल्कि ये रियल डॉम और वर्चुअल डॉम आपस में कंपेयर होंगे। ये कंपेयर हो गया, ये और ये कोई चेंज नहीं है, ठीक है जी, डोंट रीपेंट। इसमें और इसमें ये पुराना ही है जी, कोई बात नहीं, नो रीपेंट। ये और ये भी पुराना ही है जी, कोई नहीं। ये और ये भी पुराना ही है जी, मेरे पास वही है, कोई चीज। यहां पे आके इसको लगा कि यहां पे अपडेट हुई है, यानी ये वो पॉइंट है जो रियल डॉम और एक्चुअल डॉम में क्या है, डिफरेंट है, फर्क है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसी चीज को जाके अपडेट करेगा, बाकी पूरे इंटायर डॉम ट्री को वैसे ही रखेगा, क्योंकि उसमें वो चीज पुरानी पहले से पड़ी हुई है। तो एक चीज पहले से मौजूद है, तो इट डजंट मेक, मिसाल के तौर पे एक पानी का गिलास यहाँ पे रखा हुआ है अलमारी में, और आप दूसरा पानी का गिलास बिल्कुल वैसे ही लाएं और पुराने वाले को उठा के नए वाले को फ्रेश को वहां रख, डजंट मेक सेंस ना। गॉट इट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हाँ उसमें कोई चेंज है तो फिर उसको, या कोई उसमें कोई गंद डल गया, कोई रद्दो बदल हो गया, कोई खराब हो गया, तो फिर रिप्लेस करना मुनासिब है। एक चीज बिल्कुल इंटैक्ट पड़ी हुई है तो वाई टू रिप्लेस इट। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मकान में आपने टाइल लगाई है, वो बिल्कुल ठीक है, आप देखते देखते वैसे कह रहे नहीं जी इसको उठा के मैंने दूसरी टाइल लगानी है, रिप्लेस करनी है, और एक लगाने के लिए आप कहें जी नहीं मैंने पूरी दीवार की ऊपर से टाइलें शुरू करनी है और नीचे तक करनी है, क्योंकि बीच में एक खराब। एक्चुअली होना क्या चाहिए, जो एक खराब है उसी को रिप्लेस करना चाहिए। तो रियल डॉम ये करता है कि आपको एक टाइल चेंज करने के लिए क्या करना है, उस पूरी दीवार को उखाड़ें और सारी टाइलें चेंज करें और उसका इफेक्ट देखें, ये बेहतर है, या सिर्फ वो जो एक पर्टिकुलर चीज इफेक्टेड है, चेंज है जिसमें, सिर्फ वो उतारें और उसको रिप्लेस कर दें, एवरीथिंग एल्स वुड लुक और वुड स्टे, वुड रिमेन सेम। ये फर्क है। ये वर्चुअल डॉम और एक्चुअल डॉम का या रियल डॉम का फर्क आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपके लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए, वरना आपको फील ही नहीं होगा कि ये कहाँ चल रहा है जी, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा रियल डॉम और वर्चुअल डॉम, तो आपको दिखेगा भी नहीं। ये जो रिएक्ट की हाइप है ना इतनी, अगर इसका सवाल है जी व्हाई रिएक्ट इज सो पॉपुलर, उसकी चंद रीजंस में से एक रीजन ये है कि इट एक्चुअली creates the in-memory copy of a real DOM, and then when any change happens, it makes a change in a memory, and that is getting compared with an actual DOM. तो आपको खुद फिजिकली DOM में जाके किसी चीज को हिट नहीं करना है। इसका मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बता चुका था कि अगर आपको यहाँ पे ऑन क्लिक पे कॉपी करना है तो आपको यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इसका मतलब आप किधर जा रहे हैं, रियल डॉम पे जा रहे हैं, और उस चेंज हो जाएगी, रिएक्ट में भी मैंने करके दिखाई थी आपको उस दिन, चेंज हो जाएगी, लेकिन वो परफॉर्मेंट नहीं होगी, वो रिपेंटिंग होगी। लेकिन अगर आपको ये काम रिएक्ट में करना हो तो आप सिंपली स्ट्रेट अवे इन्हीं स्टेट वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो स्टेट वेरिएबल इंटरनली खुद ही मेमोरी मैनेजमेंट और सारा काम, जो मैंने ये कहानी लंबी चौड़ी सुनाई है ना, वो यूज स्टेट या जो स्टेट का काम है, वही सारा काम खुद ब खुद करता है वर्चुअल डॉम के साथ, हमें कुछ करने की स्पेशल जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन याद रखिएगा आज के बाद कोई भी काम जो हम ब्राउजर के अंदर डायरेक्टली जाके कर रहे हैं, वो क्या होगा, हम ब्राउजर को या डॉम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ऐसी चीज रिएक्ट में रिकमेंडेड डायरेक्टली नहीं है। ऐसी चीजों को डॉम में यानी इसमें रिएक्ट की जुबान में कहते हैं दीज आर साइड इफेक्ट्स। क्या है ये सारे के सारे, क्या है, ये टर्म याद रखिएगा, ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है। मैं दोबारा बोलता हूं, क्या साइड इफेक्ट है, आप रिएक्ट के अंदर रहते हुए कॉम को या ब्राउज़र की किसी भी फंक्शन कॉल को या एपीआई को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज़ अ साइड इफेक्ट। और आपको पता है किसी दवाई के अगर आपको साइड इफेक्ट बताए जाएँ तो आप उससे या प्रिवेंट करते हैं या बहुत इमरजेंसी में यूज़ करते हैं उसे। या डॉक्टर एक खास तरीका बताता है कि यार इसके साइड इफेक्ट्स हैं, आपने इसको नॉर्मली यूज़ नहीं करना है, इसको मेरे बताए हुए तरीके से यूज़ करना है। तो साइड इफेक्ट का मतलब ही नुकसान होता है ना। तो अब साइड इफेक्ट्स क्या-क्या चीजें हैं, ये नई टर्म पता चली है आपको। साइड इफेक्ट का मतलब ये है कि आप अगर रिएक्ट की एप्लीकेशन में रहते हुए ब्राउज़र के किसी फंक्शन को, ब्राउज़र की किसी एपीआई को कॉल करना है, दैट वुड बी कॉल्ड एज़ साइड इफेक्ट, एंड यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट डायरेक्टली। इवन दो अगर मैं यहां पे अक्सर मैंने आपको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए लॉग लिखा था ना लॉग, तो ये कंसोल डॉट लॉग
ये भी फंक्शन किसका है बेसिकली? ब्राउजर का है, एंड वी आर नॉट सपोज टू डू इट डायरेक्टली इन हियर। इसके लिए भी एक स्पेशल तरीका है, ये भी साइड इफेक्ट है। अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करें, नॉर्मली मैंने आपको कहा था कि हम रिएक्ट में ये काम कर सकते हैं बट करेंगे नहीं, क्यों? ये भी साइड इफेक्ट है। ये बात समझ आ गई है साइड इफेक्ट की आपको? अब जरा मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहां से दिखाता हूं। मे बी ये मजीद चीज देख लें, कंपेयर होता है वर्चुअल डॉम और रियल डॉम। और अब अगर आपको मजीद इससे कोई अच्छी डिटेल मिलती है तो वो मुझे भी शेयर कीजिएगा, बेशक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। आप इमेजेस देखिएगा, थोड़ा सा टाइम लगाइएगा। तो या इनफैक्ट कोई आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, मेरी इस डिस्क्रिप्शन को मद्देनजर रख के अगर कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक होगी बात? और अगर नहीं भी पढ़ते तो स्टिल यू शुड ओनली be able to know the difference what is मतलब what is the difference। आप कहेंगे जी वर्चुअल डॉम क्या है? इन मेमोरी कॉपी ऑफ द सेम डॉम मॉडल दैट यू सी इन द ब्राउजर। फर्क कहां हुआ फिर? अगर सेम है तो सिर्फ री रेंडरिंग के प्रोसेस में हुआ। क्या चीज री रेंडर होनी है और क्या नहीं होनी है? इंस्टेड ऑफ री रेंडरिंग द एंटायर ट्री, ओनली री रेंडर वन पर्टिकुलर सेगमेंट सेक्शन पार्ट। ठीक है, तो दैट्स इट। तो यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, और अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब दूसरी चीज आती है जी, साइड इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपको वैसे मैं साइड इफेक्ट बता चुका हूं आपको क्या होता है। इससे इसके अलावा कुछ नहीं होता कि आप रिएक्ट की ऐप में रहते हुए बाहर की किसी चीज को एक्सेस करेंगे तो वो क्या होगा? साइड इफेक्ट होगा। और ब्राउजर की जो एपीआई है या ब्राउजर के जो फंक्शन है वो रिएक्ट की ऐप का पार्ट नहीं है। उसके लिए अगर काम कर रहा है तो अब देखिएगा, React side effect is a crucial component of the React.js application. It helps establish communication between external resources such as local storage and supports utilizing APIs. आपके पल्ले सिर्फ ये बात पड़ेगी, it helps establish communication with external resources। और जब आप एक्सटर्नल ब्राउजर की एपीआईज या ब्राउजर के जो फंक्शंस हैं वो रिएक्ट के लिए क्या है? बेसिकली एक्सटर्नल रिसोर्सेज है। क्लियर है जी? अब जब मैं यूज करूंगा ना साइड इफेक्ट्स को, खुद ही पता लग जाएगा आपको आहिस्ता आहिस्ता कि क्या होते हैं। तो विच दिस कम्स इनटू प्ले। हम अब एक हुक पढ़ते हैं। अभी तक हमने एक ही हुक पढ़ी थी ना, उसकी यूज स्टेट की। तो अब अगर आपको कहीं ये साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करने पड़ जाएं तो आप क्या करेंगे? उसके लिए एक और हुक है, और उस हुक को हम कहते हैं जी यूज इफेक्ट। मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई हुक आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो हुक हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? यूज से स्टार्ट होगी, और अगला उसका नाम होगा। जैसे यूज स्टेट था, वैसे वैसे क्या है? यूज इफेक्ट है। अब ये क्या लेता है? और यूज इफेक्ट हमेशा कब इस्तेमाल करनी है? जब आप कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म करने का। ये याद रख लेना हमेशा, वेन एवर यू वॉन्ट टू परफॉर्म एनी साइड इफेक्ट इन द रिएक्ट ऐप, यू हैव टू यूज द यूज इफेक्ट। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको साइड इफेक्ट की, ताकि प्रैक्टिकली आपको समझ आ जाए साइड इफेक्ट क्या, और साइड इफेक्ट के लिए हम क्या। मैं इस वक्त मौजूद हूं अपनी रिएक्ट की ऐप के अंदर, ठीक। और मैं ये चाहता हूं जी कि यहां मेरे पास बटन है, और इस बटन पे मैं कहता हूं जी कि क्लिक, और मैं यहां पे एक इवेंट लगा लेता हूं ऑन क्लिक, और कहता हूं जी कि हैंडल क्लिक, और यहां पे ये फंक्शन बना लेता हूं कॉन्स्ट हैंडल क्लिक दिस दिस दिस। यहां तक तो किसी को कोई मसला नहीं है। अब अगर मुझे लेट्स सी कि आपको वैसे एक बात पता है, और अगर नहीं पता तो ये भी आपके नॉलेज में इजाफा होगा, कि हम किसी भी चीज को ब्राउजर में परमानेंट स्टोर करवाने के लिए हमारे पास एक तरीका है, एंड दैट तरीका इज कि वी कैन स्टोर द लोकल स्टोरेज। यस, अगर आप एप्लीकेशन में जाएंगे, यानी जब आप ये इंस्पेक्ट ओपन करते हैं ना, लेट मी ओपन इन डिफरेंट वे सो दैट वी कैन सी इट क्लियरली। ये कर लें डाउनवर्ड्स। तो ये जो टैब्स है ना, एलिमेंट और कंसोल से हम आज तक वाकिफ है। ब्राउजर के अंदर किसी चीज को परमानेंट स्टोर करने के दो तीन तरीके हैं, यानी कोई चीज ब्राउजर के अंदर ही सेव हो जाए, कोई डाटा सेव हो जाए, ठीक। वो तीन तरीके कौन से हैं? एक उनमें यह है कि आप सिंपली ये जो एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन के टैब में आए, और आप
यहां से ये देख रहे हैं स्टोरेज, ये देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ दैट, लेकिन हम मोस्ट कॉमन जो है वो 3 है, कुकीज, सेशन और लोकल। हम फिलहाल इनमें से एक देखेंगे। मैं देखता हूँ जी कि लोकल स्टोरेज, और इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी का कोई भी डेटा ब्राउज़र की इस स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। ठीक है? ये लोकल स्टोरेज है, और सेव करने का मतलब क्या है कि आप जब भी लोकल स्टोरेज में कोई डेटा सेव करते हैं, दैट गेट्स सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। ठीक है? यानी अभी तक ये की वैल्यू पेयर क्या है, सेव क्या है, क्या नहीं है, ये बातें आपका हेडेक नहीं है। लेकिन आप परमानेंट कोई चीज़ डेटा स्टोर सेव करना चाहें, तो वो कहाँ सेव हो सकता है? ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज में। ठीक है? अब हम क्या करना चाह रहे हैं? हमने चूँकि साइड इफेक्ट की एग्जांपल समझनी है, और हमने जो साइड इफेक्ट की डेफिनिशन देखी है, उसने पहली एग्जांपल ही किसकी दी है? सच एज़ लोकल स्टोरेज। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी रिएक्ट की ऐप में रहते हुए ब्राउज़र की एक फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे। ब्राउज़र का एक रिसोर्स यूज़ करेंगे, और ब्राउज़र का कौन-सा रिसोर्स? स्टोरेज का रिसोर्स, ताकि हम अपना डाटा यहाँ पे क्या कर सकें? परमानेंटली स्टोर कर सकें। रिएक्ट ये कहता है कि ये आप क्या परफॉर्म करने लगे? साइड इफेक्ट। और साइड इफेक्ट का मतलब, ये जो लोकल स्टोरेज है, ये रिएक्ट एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है? ब्राउज़र का पार्ट है। यू आर गोइंग टू परफॉर्म, यू आर गोइंग टू एक्सेस दैट, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। वैसे कर सकते हैं, करेंगे नहीं, रिकमेंडेड नहीं है। कैसे कर सकते हैं? मैं मिसाल देता हूँ। ये जो लोकल स्टोरेज है ना, ये ग्लोबल विंडो के ऑब्जेक्ट में अवेलेबल होता है। विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, आपको पता है विंडो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट के साथ आप क्या कर सकते हैं? उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी, प्रॉपर्टीज और मेथड को सेट कर सकते हैं। तो विंडो की एक प्रॉपर्टी है लोकल स्टोरेज, उसके अंदर एक फंक्शन है बिल्ट इन सेट आइटम, और मैं इस सेट आइटम में कोई भी चीज स्टोर करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल नेम, और साथ में मैं लिख देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल यासिर अली। अब सिंपल क्या होगा? जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये कंट्रोल इधर आएगा, और इसके अंदर आके क्या करेगा? वो लोकल स्टोरेज को एक्सेस करेगा, और लोकल स्टोरेज को एक्सेस करने के बाद उसमें एक आइटम सेट कर देगा। हमने कहा था हम जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उसमें की वैल्यू पेयर में चीज यूज होती है ना, ऑब्जेक्ट की नेम और वैल्यू। तो लोकल स्टोरेज में भी इसी शक्ल में यूज होती है। जो पहली चीज होगी वो क्या होगी? की। और जो दूसरा पैरामीटर होगा सेट आइटम में, वो क्या होगा? वैल्यू, जो आप सेव करना चाहते हैं। अगर मैं जाता हूं और डेमोन्स्ट्रेट करता हूं प्रैक्टिकली, अभी देखें यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है? एंड इफ आई नाउ रिफ्रेश इट, कहां बनाया हमने? ये है क्लिक का बटन, मैंने इस पे क्लिक किया। कैन यू सी दिस? ये नेम आ गया, और ये क्या आ गया? वैल्यू आ गई। तो की और वैल्यू, यानी लोकल स्टोरेज में जब भी आप कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, वो हमेशा की वैल्यू पेयर में स्टोर होगा। और लोकल स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए जो जावास्क्रिप्ट का, प्लेन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, वो कौन सा है? और अक्सर आपको पता है कि जितने भी विंडो लेवल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके साथ विंडो ना भी लिखें तो वो एक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। जैसे अलर्ट है, कभी आपने अलर्ट के साथ विंडो डॉट अलर्ट नहीं लिखा, लेकिन असल में वो विंडो डॉट अलर्ट होता है। कंफर्म है, कभी आपने विंडो डॉट कंफर्म नहीं लिखा होगा, लेकिन असल में वो क्या है? विंडो डॉट कंफर्म है। बहरहाल, तो ये तरीका अभी भी स्टिल इट वुड वर्क। यानी अगर मैं यहाँ को चेंज कर दूं, यासिर अली खान कर दूं, और फिर ये कर दूं, और फिर मैं यहाँ से ये कर दूं, तो यासिर अली खान, ठीक होगी बात? अब सवाल ये है कि ये काम तो चल रहा है, ठीक है, आपको क्या तकलीफ है इसको चेंज करने की? तो तकलीफ मुझे नहीं, रिएक्ट वालों को है कि दिस इज द साइड इफेक्ट, यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म इट डायरेक्टली। तो फिर क्या करें? इसके लिए कहा गया कि कोई भी ऐसा साइड, अच्छा, जब जब मैं कोई साइड इफेक्ट पढ़ाऊंगा ना, मैं पहले बता दूंगा ये साइड इफेक्ट है, और है ही कोई 5-6 जो आपने करने हैं अपनी एंटायर लाइफ में। इस बारे में परेशान नहीं जरूरत, यार आपके जहन में होगा हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज साइड इफेक्ट है या नहीं है? तो ये आपको खुद बहुत अभी पता लग गया ना कि कोई भी चीज रिएक्ट के स्कोप से बाहर है। एनी फंक्शनलिटी दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द रिएक्ट ऐप, एनी एक्सटर्नल रिसोर्स दैट इज, एंड यू वांट टू अचीव दैट और एक्सेस दैट, दैट इज द साइड इफेक्ट। सर्वर से आपने डाटा मंगवाना है, आपने बैकएंड एप्लीकेशन बनाई हुई है, और वहां से आपने डाटा के लिए रिक्वेस्ट करनी है। तो बैकएंड की एप्लीकेशन अलग है, फ्रंट एंड की अलग है। तो भाईजान आप रिएक्ट की एप्लीकेशन से बाहर जा रहे हैं ना, साइड इफेक्ट है। एपीआई कॉल्स, साइड इफेक्ट है। ठीक? विंडोज के जितने भी फंक्शन है, विंडो ऑब्जेक्ट के जितने भी प्रॉपर्टी या फंक्शन है, ये ब्राउजर की फैसिलिटी है ना, ये ब्राउजर की यूटिलिटी है। तो ब्राउजर पे आप जा रहे हैं रिएक्ट की ऐप के अंदर से, तो क्या साइड इफेक्ट है? तो बहरहाल, साइड इफेक्ट जब भी परफॉर्म करने हो, आप करेंगे क्या? सिंपली क्या करेंगे जी? यूज इफेक्ट। और यूज इफेक्ट क्या करता है? ये हमेशा एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो
कॉल बैक फंक्शन आपको पता है मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। और ये एक नहीं बल्कि दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर ये फंक्शन, दूसरा पैरामीटर ये लेता है एक अरे। क्या लेता है? और उस अरे को हम कहते हैं डिपेंडेंसी अरे। क्या कहते हैं? यहां पे अगर आप देखें तो ये डेप्थ लिखा हुआ है उसने हिंट देने के लिए कि दिस इज गोइंग टू बी डिपेंडेंसी। अच्छा, ये डिपेंडेंसी क्या है? इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जब तक वापस इस पे नहीं आता। सिर्फ आप ब्लैंक अरे पास कर दें, एम्प्टी अरे पास कर दें। तो नतीजा क्या निकालना है? यूज इफेक्ट is a special React hook that we use to perform side effect in React app। ये पूरी कहानी का निचोड़ है। ठीक। अब साइड इफेक्ट हमें पता लग गया जी कि हमने यूज करना है कि कोई भी डेटा उठा के कहां स्टोर करना है? लोकल स्टोरेज पे सेव करना है। तो लोकल स्टोरेज पे सेव करना है तो वो कहां करना चाहिए हमें? साइड इफेक्ट में। ये वाला फंक्शन आप इसे कॉल कर दें यहां पे। अच्छा, ये कॉल हम जाहिर है यहां तो ऐसे सच नहीं कर सकते। जाहिर है जब मैं इसको क्लिक करूंगा इस पर्टिकुलर फंक्शन को, तो ये डायरेक्ट यहां पे हो जाएगा, इसको कॉल कर लेगा। तो आप इस पूरे फंक्शन को उठा के कहां लिख दें? यहां लिख दें। क्लियर होगी ये बात? या इससे भी बढ़ के अभी शायद ये क्लिक पे कॉल ना हो क्योंकि इसके स्कोप कोई पहचान नहीं रहा। तो आप सिंपली अगर आपने ये करना है कि एक बस एक ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो डेटा है ना, अभी तो ये वेरिएबल में रिएक्ट की ऐप लोड होती है तो ये वेरिएबल मेमोरी में जाके क्रिएट होता है। हम ये चाहते हैं कि ये सारा का सारा डाटा कहां स्टोर हो? लोकल स्टोरेज पे स्टोर हो। और कब स्टोर हो? जो ही हमारी ऐप स्टार्ट हो तो ये सारा का सारा डाटा कहां जाके स्टोर हो जाए? लोकल स्टोरेज स्टोर हो जाए। अब जरा एक बात ध्यान में रखिएगा। यूज इफेक्ट मैंने कहा कब यूज करना है? जब हमें कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म करना है। एक बात। अब यूज इफेक्ट चलता कब है? यूज इफेक्ट एग्जीक्यूट कब होता है? ये याद रखिए कि जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होता है तो सबसे जो पहली चीज एग्जीक्यूट होती है वो क्या होती है? यूज इफेक्ट। अगर ये यूज इफेक्ट किसी कंपोनेंट में यूज हुआ है तो आपके कंपोनेंट के रेंडर होने पे जो सबसे पहले चीज चलेगी वो क्या चलेगी? यूज इफेक्ट चलेगी। क्लियर होगी बात? तो इस सेंस में अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने ये पूरी की पूरी अरे यहां से कट कर दी, ठीक, और इसको मैंने जाहिर है मैंने आपको क्या कहा है कि लोकल स्टोरेज में जितनी चीजें सेव होंगी वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में सेव होंगी ना। तो की में क्या रखूंगा? प्रोडक्ट्स। और वैल्यू क्या रखूंगा? वो पूरी की पूरी अरे। अब जरा देखिएगा होगा क्या कि मैंने ये डाटा कहां भेजना है परमानेंटली? लोकल स्टोरेज में भेजना है। और लोकल स्टोरेज के भेजने के लिए मुझे ब्राउजर की एपीआई लोकल स्टोरेज को एक्सेस करना है। ये एक साइड इफेक्ट है और मैंने इसको रखा किधर? यूज इफेक्ट के अंदर। और फिर साथ मैंने ये कहा है कि यूज इफेक्ट चलता कब है? जब कंपोनेंट रेंडर होता है। सबसे पहला काम यूज इफेक्ट चलना होता है। अब अगर आपको इसके अलावा भी यूज इफेक्ट चलाना हो कि यार मुझे कंपोनेंट रेंडर के अलावा भी चलाना है और कब चलाना है, ये आप डिसाइड करते हैं विद दिस डिपेंडेंसी अरे। यानी आप ये चाहते हैं जी कि मेरा कोई एक वेरिएबल है एबीसी, मैं चाहता हूं जब उस वेरिएबल में कोई चेंज आए तो ये यूज इफेक्ट क्या हो? दोबारा ट्रिगर हो। तो आप उस वेरिएबल का नाम यहां दे देते हैं। तो फिर ये यूज इफेक्ट कब चलता है? एक दफा जब कंपोनेंट रेंडर होता है और फिर जब जब इसके डिपेंडेंसी अरे के वेरिएबल में चेंज आता है। समझ आ गई बात? नहीं आई ना? डिपेंडेंसी को छोड़ दें। यूज इफेक्ट समझ आ गई है? इतनी बात याद रखें कि ये तब रेंडर होगा जब कंपोनेंट रेंडर होगा। अब मैं यहां पे जाता हूं और इसको अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ऑब्वियसली एरर्स आएंगे कुछ, लेकिन उन एरर्स को फिलहाल छोड़ना है आपने। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपने सिर्फ उसको फोकस करना है, ठीक है? एरर्स क्या आए हैं जी? प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड। ये जो प्रोडक्ट्स है ना इसको नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? रीजन बीइंग कि हमने इस प्रोडक्ट को कहां भेजा है, यानी इस प्रोडक्ट्स को अब यहां से तो हटा दिया है,
हमने इन प्रोडक्ट्स को सेव होने के लिए किधर भेज दिया? लोकल स्टोरेज में। तो जाहिर है अब लोकल स्टोरेज से वापस तो नहीं लाए ना, लिहाजा हमारे पास ये चीज नहीं चलेगी, तो हम इसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। हमारे पेज पे कुछ भी नहीं आएगा, बट इन फैक्ट वी शुड गेट समथिंग इन द ब्राउजर। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं जी? हैंडल क्लिक इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने हैंडल क्लिक यहाँ कॉल कर रहे हैं, हमने ऊपर से ये भी रिमूव कर दिए। ठीक, तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम इसको भी कमेंट कर देंगे, और अब हमारे पास एटलीस्ट एरर कोई नहीं आना चाहिए। जब एरर कोई नहीं आया, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सबसे पहले जब ऐप का कंपोनेंट रेंडर होगा तो क्या ट्रिगर होना चाहिए? यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट जब ट्रिगर होगा तो यूज इफेक्ट के अंदर क्या जाना चाहिए? प्रोडक्ट्स नेम। ये नेम पहले से सेव था ना, मैंने कहा ब्राउजर के स्टोरेज। अच्छा, याद रखिएगा ये भी कि ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में जो चीज सेव हो जाए वो डिलीट उस वक्त तक नहीं होती जब तक आप खुद जाके उसे मैनुअली डिलीट नहीं करते। तो ये पहले का सेव है, तो इसको मैं डिलीट करना है तो यहां से कर दूं। तो सॉरी, यहां से किया तो सारा कुछ डिलीट हो गया। तो मैं इसे दोबारा रिफ्रेश करता हूं। तो जब दोबारा पेज रिफ्रेश किया तो सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा रेंडर होगा? रूट ही रेंडर होगा ना, ऐप। जब ऐप रेंडर हुआ तो ऐप में सबसे पहले कौन सी चीज चली? यूज इफेक्ट। जब यूज इफेक्ट चला तो रिक्वेस्ट किसको गई? लोकल स्टोरेज को। और लोकल स्टोरेज में मैंने इसे क्या कहा? प्रोडक्ट को सेव कर दो। की नेम प्रोडक्ट होगा और वैल्यू क्या होगी? पूरी की पूरी अरे होगी। ठीक, तो उसने क्या किया? उसने बिल्कुल ऐसे ही किया, प्रोडक्ट उसने किया और उसने यहाँ राइट साइड पे आके पूरी की पूरी क्या कर दी? अरे सेव कर दी। अब यहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि वो अरे तो सेव ही नहीं हुई भाई, इसने तो मुझे ऑब्जेक्ट 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 बता दिए। ठीक, तो लोकल स्टोरेज की एक रिक्वायरमेंट है कि यार मुझ में जो डाटा तुमने सेव करना है ना, वो की वैल्यू पेयर में सेव करना है, और दूसरा की भी स्ट्रिंग होनी चाहिए और वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक, तो ये एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम है कि उसने डाटा शो नहीं किया। तो ये तो मेरी स्ट्रिंग है ही नहीं, ये तो क्या है? अरे है। तो मैं इसको कर सकता हूं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है किसकी? लोकल स्टोरेज की। तो आप हमेशा जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो आप एक काम है जी, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या करता है कि आपके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन में बदल देता है। और जेसन बेसिकली किस फॉर्मेट में होती है? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। समझ आ गई बात? तो आप सिंपली जेसन स्ट्रिंगिफाई में वो पूरी की पूरी अरे कॉपी कर लें, एंड नाउ इफ आई हिट द रिफ्रेश, कैन यू सी दिस? इवन मेरे रिफ्रेश किए बगैर ही उसने वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे सेव कर लिया। अब ये देख रहे हैं उसने सारी स्ट्रिंग बना दी है। टाइटल, इसको फिलहाल फोकस ना करें क्योंकि इसको उसने दोबारा पार्स करके दिखाया हुआ है। असल इसको देखें, टाइटल भी स्ट्रिंग में है, प्रोडक्ट भी स्ट्रिंग में है, डिस्क्रिप्शन भी स्ट्रिंग में है, हालांकि एक्चुअली तो नहीं है। टाइटल तो स्ट्रिंग में नहीं है ना, तो ये काम किसने किया है? जेसन डॉट। तो याद रखिएगा कि जब भी आप लोकल स्टोरेज में, ये लोकल स्टोरेज का एक अलग टॉपिक है, मुझे वो पहले जावास्क्रिप्ट में अलग करके बताना चाहिए था, व्हिच आई कुडंट डू सो, नहीं बता सका, लेकिन चले अब पता लग गया कि लोकल स्टोरेज में जब भी कोई चीज सेव होती है वो किस फॉर्म में सेव होती है? स्ट्रिंग के फॉर्म में सेव होती है। अब आपके पास तो स्ट्रिंग थी नहीं, तो आपने जेसन स्ट्रिंगिफाई कर लिया। अब जब मैं लोकल स्टोरेज से वापस रीड करूंगा उस चीज को, तो मुझे किस फॉर्म में रीड होगी? स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड होगी। मेरी एप्लीकेशन तो स्ट्रिंग को नहीं समझती ना, वो किसको समझती है? प्लेन जावास्क्रिप्ट जिस तरह अरे। तो मुझे दोबारा उसको वापस अपनी पुरानी फॉर्म में लाना पड़ेगा। समझ आ गई बात? वो कैसे लाना है? जेसन डॉट पार्स है, वो बड़ा सिंपल है। और जैसे ये सेट आइटम है, वहां पे क्या है? लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम है। यहां तक क्लियर होगी जी सबको बात? अब अगर मैं जरा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मेरा डाटा परमानेंटली सेव हो गया ना मेमोरी में। अब मैं यहां से इस पूरी की पूरी चीज को रिमूव कर देता हूं। क्या हो गया भाई? मैं इस लोकल स्टोरेज वाले पूरे खाने को डिलीट कर देता हूं। ठीक, अब मैं रिफ्रेश करता हूं। जो चीज लोकल स्टोरेज में सेव हो चुकी है वो तो परमानेंट है, मैंने आपको बताया, जब तक आप खुद उसे डिलीट नहीं करेंगे। अब मैं उल्टा काम करता हूं। मुझे पता है जी कि मेरे पास डाटा परमानेंट सेव्ड है, और मैं चाहता हूं कि जो ही मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो
तो पहला काम क्या करे, लोकल स्टोरेज में जो डाटा पड़ा हुआ है उसे उठा के क्या कर दे, लोड कर दे। उसे उठा के क्या कर दे, लोड कर दे। तो मैं क्या करूंगा, अगेन लोकल स्टोरेज को रिक्वेस्ट भेजूंगा। और लोकल स्टोरेज को रिक्वेस्ट कहां भेजूं, क्योंकि आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ साइड इफेक्ट। तो ये साइड इफेक्ट कहां कहां परफॉर्म करूं, यूज इफेक्ट के अंदर। गॉट इट। तो मैं दोबारा यहां पे जाऊंगा और मैं कहूंगा जी लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम के बजाय क्या, गेट आइटम। और सेट आइटम दो पैरामीटर लेती है, की नेम और वैल्यू। गेट आइटम एक पैरामीटर लेती है, सिर्फ की नेम दे दें इसको। इसको बता दें कि कौन सी की का डाटा लाना है। आप इसको क्या देंगे, की मेरे पास प्रोडक्ट्स है, ठीक। अब जब मैंने ये काम किया तो जितना भी डेटा लोकल स्टोरेज में है, ये वाला फंक्शन सारे डेटा को उठा के वापस ले आएगा। अब जब वो वापस लाएगा तो किसी वेरिएबल में भी तो सेव करना है ना भाई। या वेरिएबल में सेव नहीं करना चाहते, सिर्फ कंसोल लॉग पे देखना चाहते हैं, तो यहां पे क्या करें आप, लॉग और इसके अंदर ये सारा कुछ लिख दें। एंड इफ आई नाउ आई गो टू द कंसोल, वो रिफ्रेश हुआ तो सारा का सारा डेटा अब ये कहां से आ रहा है, लोकल स्टोरेज से उठ के कहां पे आया है, कंसोल पे आ रहा है। तो हम नॉर्मली यहां लॉग नहीं करते, हम नॉर्मली क्या करते हैं, इस डेटा को जो कि लोकल स्टोरेज से वापस आया है, इसको एक वेरिएबल में सेव कर दो, ठीक है। तो मैं कह देता हूं जी कि लेट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू दिस, और इस प्रोडक्ट को लॉक कर दो। नॉर्मल, सिंपल, ऐसे ही है ना। ये प्रोडक्ट मुझे यहां चाहिए। आपको फंक्शन के स्कोप का पता है ना, वेरिएबल्स के स्कोप का पता है या नहीं पता। अच्छा, जिनको नहीं पता ना, मैं उनके जरिए उनके लिए जरा एक एक बात बता दूं। इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूं। अब देखिए मेरे पास यूज इफेक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट का वेरिएबल है, लेकिन ये प्रोडक्ट का वेरिएबल यहां पे, जब भी कोई वेरिएबल इस तरह डिम हो ना, ग्रे हो, तो इसका मतलब वो वेरिएबल कहीं यूज नहीं हो रहा, ठीक। तो ये मैं उसी वेरिएबल को यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये इसको पहचान नहीं पा रहा। वजह, नॉर्मली याद रखिएगा कि जब भी किसी वेरिएबल को आप किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं ना, तो वो वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, उससे बाहर एक्सेस। तो मिसाल के तौर पे मैंने लेट प्रोडक्ट्स इस फंक्शन के बॉडी के अंदर किया ना, तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये सिर्फ और सिर्फ किधर अवेलेबल होगा, इसी बॉडी के अंदर अवेलेबल रहेगा, इससे बाहर अवेलेबल नहीं होगा। वो एक अलग बहस है कि आप वार कर लें, कॉन्स्ट कर लें, लेट कर लें। तो वार एक ऑप्शन है, लेकिन उससे भी अभी जस्ट लीव इट। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट के कीवर्ड के साथ, तो ये वेरिएबल जिस ब्लॉक में डिक्लेयर हुआ है, इसका स्कोप वही है, ठीक। तो मुझे तो ये वेरिएबल कहां चाहिए, यहां चाहिए, क्योंकि मैंने इसे पास करना है आगे। तो आपको पता है हम वेरिएबल ये वैसे मैं ये काम कर सकता हूं कि मैं ये करूं जी कि बाहर ये डिक्लेयर करूं और अंदर जाके इसे वैल्यू असाइन कर दूं। अब इस वेरिएबल का स्कोप क्या है, ग्लोबल नहीं, ऐप का फंक्शन, ठीक है। ये वाला फंक्शन ये नहीं, इस बॉडी में ये एक्सेसिबल है, तो इसका मतलब अगर ये एक्सेसिबल है तो इसकी यहां ये डिक्लेयर हो रहा है, इसमें ये वैल्यू असाइन हो रही है, तो ये यहां पे यूज हो सकती है। लेकिन हमने खुद ही कहा है कि रिएक्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करें, स्टेट्स का। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, यहां पे ये करेंगे प्रोडक्ट्स, और फिर कहेंगे जी सेट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू यूज स्टेट। और इस यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगे, एम्प्टी अरे। क्यों, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि लोकल स्टोरेज में जितना कुछ पड़ा हुआ है वो एक अरे के फॉर्म में पड़ा हुआ है ना। तो इनिशियल वैल्यू जब एम्प्टी अरे है, तो जब ये अरे फिल होगी तो ये उन तमाम प्रोडक्ट से फिल हो जाएगी जो कहां से आ रहे हैं, लोकल स्टोरेज से आ रहे हैं। अब मैं क्या ऐसे कर सकता हूं, प्रोडक्ट्स को ये इस तरह वैल्यू असाइन कर सकता हूं। अच्छा, स्टेट को अपडेट करने के लिए
सेटर फंक्शन नहीं यूज करते? तो भाई ये स्टेट वेरिएबल है ना प्रोडक्ट्स, भूल गए? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे करूंगा सेट प्रोडक्ट्स। ठीक, आपका क्या ख्याल है, अब ये काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डेटा भेजते वक्त हमने क्या किया था, जेसन स्ट्रिंगिफाई। अब जेसन स्ट्रिंगिफाई को ब्राउजर समझता है, लोकल स्टोरेज समझता है, हमारी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन तो हमने इसे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, ये चीज क्या काम कर रही है, लोकल स्टोरेज से डेटा उठा के ला रही है, लेकिन वो डेटा किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में। हमें उसे वापस कन्वर्ट करना है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स, और इसके अंदर वो पास करेंगे, और फिर इसको हम, या तो आप इस पूरे को उठा के यहां लिख दें अंदर, उस तरह कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं एक अलग से लोकल वेरिएबल बनाता हूं, लेट prods इक्वल्स टू दिस, और फिर इस prod को यूं करता हूं, दिस शुड बी द कंप्लीट एग्जांपल। अब ये सेट प्रोडक्ट्स में prod सेट हो रहे हैं, तो एक्चुअली बेसिकली प्रोडक्ट्स में वैल्यूज आ जाएंगी सारी, और कहां से आएंगी, लोकल स्टोरेज से, और वो आगे प्रॉप्स में बाकी सारा काम वही हो रहा है, सिर्फ जो काम चेंज हुआ है ना, या जो नई चीज आई है वही आई है। लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग। इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली वेल। ये एरर एक और है, शुड हैव अ यूनिक की, ये मैप का एरर है, ये मैं बता देता हूँ क्या, वार्निंग है, बता देता हूँ क्या, बट rest of the things are perfectly fine. And now our data is permanently stored into the browser's local storage, और उसको वापस भी हमने लाया है, लेकिन जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यूज इफेक्ट का। मुझे बड़ी ऑनेस्टली बताएं कि कितने लोगों को ये साइड इफेक्ट और लोकल स्टोरेज की एग्जांपल का कॉम्बिनेशन समझ आ गया? 70% समझ आ गया। मैं कहता हूं अगर 50% भी समझ आ गया फिर भी चलेगा। उसकी वजह है कि ये साइड इफेक्ट बहुत दफा रिपीट होगा। आपके जहनों में सिर्फ 3-4 बातें जरूरी होनी चाहिए। जब भी आपने साइड इफेक्ट परफॉर्म करना है तो आपने यूज इफेक्ट चलाना है। दूसरी बात ये जहन में रखिए कि यूज इफेक्ट तब चलता है जब कंपोनेंट रेंडर होता है। पहली चीज क्या होती है, यूज इफेक्ट चलता है। तीसरी चीज ये है कि लोकल स्टोरेज होती क्या है, आज पहली दफा कई लोगों ने सुना होगा कि जब आपने डेटा परमानेंटली सेव करना हो तो ब्राउजर में ये ऑप्शन मौजूद होता है लोकल स्टोरेज का। चौथी चीज के ब्राउजर में जो डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर होता है हमेशा। पांचवी चीज के की भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, वैल्यू भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, और अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा है जैसे हमारे पास था, वो स्ट्रिंग नहीं थी, तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन देता है जेसन स्ट्रिंगिफाई, आप उसको स्ट्रिंग बना के, पांचवी चीज स्ट्रिंग बना के स्टोर तो कर दिया, वापस भी लाना है। यस, तो आप उस डेटा को वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जेसन डॉट पार्स करके। बाकी सेटिंग द स्टेट, सेटर फंक्शन स्टेट का इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हैं। और अब जो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया था जी, आपको डिफरेंट तरीके से पढ़ाएगा, तो मैंने आपको क्या कहा था, एक ही काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये आप लोकल स्टोरेज की यूज इफेक्ट इस कंपोनेंट में ना चलें, अगले कंपोनेंट में जाके चला लें, स्टिल वुड हैव द सेम इफेक्ट। तो अब हमारा एक तरह से, प्लीज, अब हमारा एक तरह से कंसर्न है, प्लीज हैव अ सीट, मुझे 2 मिनट दें मैं आपसे। तो एक तरह से कंसर्न है कि हमारा जो डेटा है वो परमानेंट स्टोर हो गया। जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो नॉर्मली होता है कि आपने डेटा को और एप्लीकेशन कोड को सेपरेट करना होता है, सेपरेशन ऑफ। तो अब हमने पहले हमारा इधर ही इसी कंपोनेंट के अंदर डेटा भी पड़ा हुआ था, और इसी कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंटेशनल लॉजिक भी पड़ी हुई थी। अब डेटा भी डिफरेंट हो गया और प्रेजेंटेशन भी क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई। ठीक है, बहरहाल दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग यूज इफेक्ट। आई नो कि आपको 100% समझ नहीं आई होगी, आई कैन फुली अंडरस्टैंड, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई है ना कि 50% इज ओके फॉर नाउ, क्योंकि 2 एग्जांपल्स और यूज इफेक्ट की चलेंगी तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा यार यूज इफेक्ट क्या होता है। तो साइड इफेक्ट इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, बेसिकली आपने परफॉर्म कैसे करना है, लोकल स्टोरेज को कैसे एक्सेस करना है, इसके लिए ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वी आर गुड टू एंड।